हमारे साथ हैं जम्मू एंड कश्मीर के बामसेब के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह राय जी। उनसे हम बात करेंगे। सर, आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं और बात 370 की जाएगी जरूर आपसे कि 370 हटा, उसका क्या फायदा हुआ? देखो, 370 हटने से के पहले भी हम लोगों को कोई फायदा नहीं था। वहाँ के जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, और बाद में भी कोई फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि और एक फायदा जरूर ये हुआ कि एट्रोसिटीज बढ़ गई है। जो कास्ट वेज फैक्टर था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन पूरे भारत में था। घोड़ी पर चढ़ने नहीं देते थे, या मूंछें रखने, वो कभी एक आध घटनाएं वहां पर जो है वो देखने को हम लोगों को मिल गई हैं। क्योंकि जो एक दक्षिण कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपने पैर फंसाने शुरू कर दिए हैं, और उसका नतीजा वे है कि जम्मू कश्मीर को वो कैप्चर करके अपना वहां पर एक गढ़ को स्थापित करना चाहते हैं, और वो विचारधारा देना चाहते हैं। और वहां का जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स है, उसको वो दबा कर रखना चाहते हैं, और उनके नाम की राजनीति पूरे भारत में हो रही है। 370 हटने से पहले हमारे लोगों को शिक्षा में और एम्प्लॉयमेंट में पूरा अधिकार मिला था, और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के रहते हुए हमारे साथ कोई जातीय भेदभाव और जातीय अत्याचार या छुआछूत कोई भी नहीं थी। लेकिन अब वर्तमान में एक आध घटनाएं वो देखने को हम देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो स्टेट को डिग्रेड करना हमारे लिए नुकसान है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि दोनों की लड़ाइयों में हम लोग बीच में वहां फंस रहे हैं। सर, एक और घटना घटी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर SC/ST में लागू किया, इसका क्या परिणाम क्या होने वाला है भविष्य में? देखो, हमारी लड़ाई तो मान सम्मान और अपने जो हमारी संतान है उसको बचाने की है। तो भविष्य में अगर क्रीमी लेयर लागू हो जाता है और सब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हो जाता है, तो ये जातियों को आपस में बांटने का काम है, सबसे बड़ी बात। और जो लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, वही लोग क्रीमी लेयर लगाकर और जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। तो जो उपवर्गीकरण है, ये समाज के लिए बड़ा आघात पहुंचाने वाली बात है, ये गैर संवैधानिक है। और आर्टिकल 341, 330, 332, 335 का दरकिनार रखकर ये फैसला दिया गया। और जैसे आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया, और ये 6-1 की जज की सहमति से आया हुआ, लेकिन उसमें जो महिला जज है बाला त्रिवेदी जी, उन्होंने इसमें यह कहा है कि अगर हम आरक्षण का उपवर्गीकरण करेंगे तो ये जातिगत मतभेद को बढ़ावा देगी, जातिगत मतभेद ज्यादा पैदा होंगे। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी ज्यादा कही है कि जो राजनीतिक दल है वो अपने हिसाब से जो पिछड़ी जातियां, उनका राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। इसलिए आरक्षण का उपवर्गीकरण किसी तथ्यों के आधार पर, किसी आंकड़ों के आधार पर और तर्कों के आधार पर नहीं है। ये वो समानतावादी, पूंजीवाद और मनुवादी सोच पर आधारित है। क्योंकि आरक्षण का जो आधार है वो जातियां हैं, और जातियों के पीछे जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन थी और शिक्षक का, एजुकेशन का पिछड़ापन वो है। तो एक बात और मुझे यहाँ नजर आई कि आरक्षण के पीछे जो उन्होंने तर्क दूसरा ये दिया था कि रिपीटेडली जो जातियां हैं वो आरक्षण का लाभ ले रही हैं, इसका मैं गलत मानता हूँ। क्यों? क्योंकि सेंट्रल डिपार्टमेंट में सरकार के पास 9,64,000 पद खाली है, और राज्य सरकारों के पास कम से कम 16 लाख पद खाली है। कुल मिलाकर 25 लाख पद खाली है। तो फिर आरक्षण का अगर रिपीटेडली वो जातियां ले रही है, तो फिर ये पद खाली क्यों है? एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है, दूसरी तरफ ये कहती है कि क्रीमी लेयर लगाओ, आरक्षण को उपवर्गीकरण करेंगे। तो फिर ये दोनों बातें सरकार कैसे कह रही है? तो मंशा ये है कि जो हमारे लोग हैं SC/ST OBC के, उनको A क्लास अफसर से B क्लास जो ऑफिसर की नौकरियां हैं उनसे रोकना है, और उनको आर्थिक आधार पर कमजोर करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगी, और उसका मैं समर्थन इसलिए करता हूं। जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता का एक केस था जो 2018 में आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण जो है शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में और प्रमोशन में होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ जातियां जो है उनका एसिमिलेशन होता है, जातियां आपस में मिलती है, और जो जातिगत मतभेद है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, वो खत्म हो सकता है। लेकिन भविष्य में अगर आरक्षण का उपवर्गीकरण का मामला अगर लागू होता है, तो ये इसमें सोशल डिवीजन जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, और फिर अगर सरकार की मंशा आगे जाकर आरक्षण को वो खत्म भी कर सकती है, तो फिर आरक्षण को बचाने के लिए लड़ेगा कौन? तो ये चट भी मेरी पट भी मेरी है, दोनों बातों का नहीं हो चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और सोशो इकोनॉमिक बेस जो डाटा है वो सरकार के पास नहीं है
कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों में कितने प्रतिशत लोग पढ़ गए हैं, कितने प्रतिशत की नौकरियां लग गई। इसलिए इसके लिए कास्ट बेस्ड सेंसस, डाटा बेस्ड डिविडेंड्स और अप्रोच से ही आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए। और सरकार सबकी जनगणना कराए, शासन प्रशासन में शिक्षा से लेकर नौकरियों तक तो सबके आंकड़े हो जाएंगे, उसके बाद सबको बराबर का दे दीजिए। क्या संदेश देंगे तमाम SC ST OBC या माइनॉरिटी समाज के लोगों को? संदेश ये है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या जो सरकारों जो काम कर रही है उनके बातों में मत आइए। आप एक छाते के नीचे बैनर तले आ जाइए और अपने हकों की लड़ाई के लिए जागृत हो जाइए, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार आरक्षण पर बहुत सारे कठोराघात कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने कभी आरक्षण को वर्टिकल तो कभी हॉरिजॉन्टल का नाम दिया, कभी रोस्टर प्रणाली से छोड़छाड़ की, तो कभी SC ST एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट किया। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा पेचीदा है, हम लोगों को होशियार रहना है। और जो एक ग्लोबल संगठन है बामसेफ, जो पूरे राष्ट्र में इस वक्त सक्रिय है, जिसका जो सामाजिक व्यवस्था की बात करता है, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, उसके साथ हम लोगों को जुड़ना है। और वो समय दूर नहीं होगा जब हम अपने लक्ष्य को भेदेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।